केसी त्यागी जी ने आकर के बहुत अच्छे और अच्छे शब्दों में अपनी बात कही, लेकिन एक सवाल ये भी है जो शशि भूषण जी ने उठाया उसको, स्पेशली जो आपका बोध गया का जो आंदोलन है, आपको मालूम है वो कितना बड़ा आंदोलन है। और अगर त्यागी जी थोड़ी देर और बैठते तो हम तो चाह रहे थे कि वो भी जाकर के, क्योंकि उनकी पार्टी का वहां शासन है, नीतीश जी उनकी पार्टी के हैं, वहां उनसे वो कहें, क्योंकि पिछले 2 महीने से वो बैठे हैं। और एक छोटी सी बात, कोई उससे कोई संविधान बदल नहीं रहा, उसमें कोई संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, उसमें ना कोई राज्यसभा की जरूरत है कि आप राज्यसभा में जाकर के लड़ाई लड़ें, ना उसमें लोकसभा का कोई मैटर है। एक विधानसभा से पारित 1949 एक छोटा सा एक्ट है जिसमें यह प्रावधान है कि 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे और उनको जो लीड करेगा वो डीएम करेगा। इतनी सी बात है, लेकिन अकड़ है ना, वो है ना कि अकड़ है तो जाती ही नहीं, चाहे यू वाला हो या बी वाला हो या सी वाला हो। इतनी छोटी सी बात है। हमको कहीं राज्यसभा में या कहीं लोकसभा में क्या भारत का संविधान बदलने में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक छोटा सा एक्ट है, लेकिन बदलेंगे नहीं ना। वो इसलिए नहीं बदलेंगे कि एक सामंतवादी सोच है, इनको लगता है कि इस देश का दलित थक जाएगा। एक बिहार की जिस घटना की बात हो रही थी उसमें 56 लोग मारे गए थे, वो लक्ष्मणपुर बाथे की घटना है। और सुनिए, न्याय देरी का मतलब नहीं है, न्याय मिला कहां। 56 आदमियों को जब जिंदा जलाया गया था, एक भी आदमी को सजा नहीं मिली है, एक भी आदमी को सजा नहीं मिली है बिहार में, लक्ष्मणपुर बाथे में। सारी दुनिया जानती है, रणवीर सेना के वो लोग थे, सारे लोग जानते हैं, शासन जानता है, प्रशासन जानता है, लेकिन चूंकि सोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखिए साथियों, आप आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये भारत के लोग कुछ भी सोचे, इस देश का जो दलित है उसका जो जेनेटिक कोड है वो इतना खतरनाक कोड है कि दुनिया की सबसे बुरी परिस्थितियों में वो जिंदा रहा, सारे तिरस्कार में वो जिंदा रहा, साधन विहीन होकर के जिंदा रहा, तमाम विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहा। तो आखिर वो जिंदा है क्यों? और सिर्फ जिंदा नहीं है, वो आगे भी बढ़ रहा है। आपको मालूम है ये छोटी मोटी चुटमुट की घटनाएं चलती रहेंगी। ये घटनाएं इसलिए की जाती है, मूंछ काटना तो नाई का काम है, वो आपकी मूंछों को इसलिए नहीं काट रहा, वो आपको सिर्फ ये बताना चाहता है, आपको गुलाम बनाना चाहता है, आपको आपकी गुलामियत याद दिलाना चाहता है। और हमें वो बात याद नहीं करनी है, हमें वो याद नहीं करना। आपको अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, अपने बच्चे के लिए बढ़िया बेहतर माहौल दीजिए, क्योंकि ये भारत बदल रहा है। और ना ये हिंदू राष्ट्र बने, ना किसी एक धर्म का कब्जा होने वाला, तमाम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं शामिल हैं। अगर एक डिसीजन भी आपने गलत ले दिया ना तो आपके रास्ते पूरी दुनिया बंद कर देती है। तेल वाले तेल सप्लाई बंद, समुद्र वाले समुद्र में चले जाएंगे। एक स्टेटमेंट है सर आपके, आप भारत कोई अलग थलग या किसी ये कहीं ग्लोबल पृथ्वी के किसी कोने में बैठी हुई व्यवस्था नहीं है। आप ग्लोबलाइजेशन में रहते हैं। अगर यहाँ कोई घटना घटती है तो उस घटना की चर्चा अमेरिका में भी होती है, मीडिया में होती है। आप रिपोर्टिंग जाकर के देखो, भारत में जो उत्पीड़न की घटना होती है वो पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर हाईलाइटेड होती है। भारत सरकार के ऊपर दबाव आता है, भारत सरकार टेंशन में रहती है। आपको बहुत आशावादी बनना है, सत्ता परिवर्तन आप करके रहेंगे, आज नहीं होगा तो कल होगा,
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जितना सड़क का मुझे अनुभव है उस दावे के साथ, ठीक है, संविधान बचाने वालों से बचो, क्योंकि संविधान बचाने वाले कहां थे जब इलेक्शन हो रहा था? मैं कहा कि अभी तो लोकसभा के चुनाव की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई कि लोगों के बुरे चेहरे सामने आए। जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, दलितों के वोट मांग रहे थे, उनको मालूम नहीं था कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण बटेगा, आरक्षण का वर्गीकरण होगा, कांग्रेस आज तक नहीं बोली। कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक किसी फ्लोर पे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 20 दिन लगाए एक छोटी एक लाइन का स्टेटमेंट देने के लिए। मैं किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूं। मैं एक सवाल हूं, मैं एक दलित हूं, मैं एक सवाल हूं, और सवाल हूं तो सवाल पूछूंगा और किसी से भी पूछूंगा, क्योंकि मैं वोटर हूं। मैं फ्री में वोट क्यों दूं? मैं फ्री में वोट क्यों दूं? ये भावनात्मक मुद्दा तुम्हारा ही चलता रहेगा, तुम्हें महाराणा प्रताप होगी, तुम्हें संविधान बचाना है। ये सारी जिम्मेदारी संविधान बचाने की, ये बेवकूफ बनने की, बड़ी मुश्किल से आप सत्ता पाने वाले लोग बने हैं। अब आपको फिर लाइन में लगा देंगे वो लोग, फिर आपकी वोट बांट देंगे, आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। टुकड़े टुकड़े का मतलब वोट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो आपका एक बंद वोट था, जो आपकी ताकत थी, जो आपके पास परिवर्तन का अधिकार था, आप जिसको चाहे उसकी सरकार 2 घंटे में मिटा सकते थे। लेकिन ये चीजें बड़ा ध्यान से, वोट का बड़ी समझदारी के साथ, इस देश की व्यवस्थाएं बदल रही हैं। ये देश बहुत प्रोग्रेसिव की तरफ जाएगा। इस देश के दलितों का भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा, बहुत उज्जवल होगा। अपने बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन दीजिए, इस जाल में मत फंसिए। अगला देखिए, महिलाओं बेटियों का एजुकेशन दीजिए। क्यों? 27 में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होने वाला है 33%। हमारी बेटियों के लिए भी रिजर्वेशन होगा सरकारी नौकरियों में। उनको तैयार करो, तैयार। देखिए, 50 साल पहले की सोच में जीने की जरूरत नहीं है। 50 साल बाद इस देश की व्यवस्था क्या होगी, उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। और दुर्भाग्य है कि हमारे नेता जो भी हैं वो 50 साल पुरानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे 50 साल आगे की बात सोचो ना। ये दुनिया परमाणु बम से नहीं डर रही, ये दुनिया एआई से डर रही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर रही है। आप सोचो कि दुनिया का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब यहाँ हम कहां से चले? हम शरीर से चले, ताकत से चले, पहलवान हो गया, बदमाश बन गया, एक हाथ में लठा गया और बड़ा बदमाश हो गया, एक हाथ में पिस्टल आ गई और बड़ा बदमाश हो गया, परमाणु बम आ गया और बड़ा बदमाश बन गया। अब ये खत्म कहानी, खत्म। एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आधुनिकता का जमाना है। जो लोग टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, व्यवस्था को अपनाएंगे। और एक चीज और, छोटी सी बात और जरूर कहूंगा कि बाबा साहब ने एक बात और कही थी, आप असली चीज भूल गए, जो सबसे मार्मिक अपील थी, जो भारत के दलितों को बहुत पहले करना चाहिए था एजुकेशन के साथ साथ, जो भारत का दलित नहीं कर पाया। बाबा साहब ने कहा कि माइग्रेट कीजिए, इस देश के दलितों को माइग्रेशन पावर, माइग्रेशन का पावर, एक जगह से दूसरी जगह का विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह का विस्थापन इनकी आबादी का होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि अगर यूरोप में पता मालूम क्या है, यूरोप के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट हुए। वो पानी से चले गए, हवा से चले गए, जंगल से चले गए, और वो लोग दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव लोग रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, चूंकि दलित कमजोर था, कमजोर होकर के उसको लगता है कि घर के आसपास रहने में ही उसका फायदा है। लेकिन आप दलितों में भी ध्यान रखना, जो गांव से सबसे पहले माइग्रेट करके गया होगा, आज ज्यादा बड़ी व्यवस्था में खड़ा होगा। भारत में एक मुट्ठी भर लोग हैं मारवाड़ी, उनकी माइग्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। गुजरात का आदमी ना झगड़ालू ना कुछ, व्यापारी है, व्यापार करने जा रहा। कहां कर रहा? नॉर्थ ईस्ट में। किनके बीच में? उग्रवादियों के बीच में जाकर के व्यापार कर रहा, कश्मीर में जाकर के व्यापार कर रहा, उसे कोई मारी, वो व्यापारी है भाई।
इसलिए इस देश के दलितों को एजुकेशन के साथ साथ माइग्रेशन करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए दुनिया में उपलब्ध जो उपलब्ध है, बाहर एजुकेशन के लिए भेजो, विदेशों में एजुकेशन के लिए भेजो, विदेशों में जो भी उनको अवसर मिलते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भेजो। खैर फिर बात करेंगे, चूंकि वहां भी जाना है अभी, है ना। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।